जनरली हमने शिप्स को पानी के ऊपर चलते हुए देखा है और लोगों को उस शिप से ट्रैवल करते देखा है। बट यूएस ने एक ऐसी शिप बनाया था जो कि पानी के ऊपर चलती नहीं थी बल्कि ऑलमोस्ट उसके ऊपर फ्लाई करती थी, और ये शिप सोवियत यूनियन के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन गई थी। हेलो गाइस, मैं हूं अतुल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूएस के फ्लाइंग शिप को बनाने के पीछे के रीजन के बारे में, और साथ में हम ये भी जानेंगे क्यों बाद में यूएस को इस शिप को डिसमेंटल करना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात 1960s के टाइम की है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो चुका था और यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों ही कंट्री खुद को वर्ल्ड के सामने सुपर पावर कंट्री प्रूव करने की रेस में लगी हुई थी। इसके लिए दोनों ही कंट्री न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने में लगी हुई थी, जो कि आज से पहले कभी भी इन्वेंट नहीं हुई थी। यूएस ने जिस टाइप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की थी, उस वजह से वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया था। बट अब सोवियत यूनियन के न्यू इन्वेंशंस की वजह से यूएस की वो पोजीशन खतरे में दिख रही थी। एक्चुअली बात ये थी कि सोवियत यूनियन ने एक ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाना स्टार्ट कर दिया था जिसका कोई भी मुकाबला नहीं था। सोवियट्स की इन एडवांस सबमरीन की स्पेशलिटी ये थी कि ये सी के अंदर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती थी, जबकि यूएस नेवी की शिप्स की स्पीड इससे बहुत ज़्यादा कम थी। साथ ही ये सबमरीन सी में 350 मीटर की गहराई में जा सकती थी। यूएस नेवी के रडार सिस्टम से खुद को हाइड रखने में कैपेबल थी। अब यूएस को इस बात का डर सताने लगा था कि सोवियत यूनियन की सबमरीन यूएस नेवी की शिप का पीछा करके उन्हें इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है, और अगर यूएस नेवी की शिप के रडार सिस्टम में वो सबमरीन दिख भी गई तो यूएस नेवी उन सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन सबमरीन्स की स्पीड उन दिनों के मिसाइल से भी ज़्यादा थी। अब इन प्रॉब्लम से बचने के लिए यूएस नेवी को कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना था। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यूएस को एक ऐसी शिप को बनाने की रिक्वायरमेंट थी जो कि इन सबमरीन से भी ज़्यादा पावरफुल हो और इन सबमरीन से भी ज़्यादा तेज चल सके। और यहाँ पर एंट्री होती है फ्लाइंग शिप की। एक्चुअली ऐसी ही सिमिलर चीज इटली के एक इंजीनियर ने 1906 में ही बना लिया था। इस इंजीनियर ने एक ऐसी शिप बनाया था जो कि अंडर वाटर विंग्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी पर चल सकती थी। जब इस शिप को फुल स्पीड में चलाया जाता था तब वाटर का प्रेशर विंग्स को ऊपर की ओर पुश करता था, जिससे कि शिप वाटर के ऊपर हो जाती थी और ओनली इसके विंग्स वाटर के अंदर होते थे। इस टेक्नोलॉजी को हाइड्रोफॉइल कहते थे। इस हाइड्रोफॉइल शिप में टाइम के साथ बहुत से एडवांसमेंट हुए और 1960 तक ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी। बट इसमें अभी भी एक कमी थी कि ये बस लेक्स पर चल सकती थी जहाँ पर वाटर शांत होता है, और ये अब भी ओशंस पर चलने में कैपेबल नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरनाक लहरें उठती रहती है। इन शिप्स में अभी भी बहुत सी एडवांसमेंट की नीड थी ताकि ये ओशंस में यूएस नेवी की हेल्प कर सके। इसके लिए यूएस नेवी ने हाइड्रोफॉइल डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने का डिसीजन लिया। उन्होंने इसके विंग्स को फ्लैट कर दिया, जो कि पहले फ्लैट नहीं हुआ करते थे। इन विंग्स को फ्लैट करने की वजह से ओशंस में तेज लहरों के बीच में भी ये शिप स्पीड से चल सकती थी और अपना बैलेंस मेंटेन रख सकती थी। अब ये शिप सोवियत यूनियन का पीछा करने के लिए कंप्लीट हो चुकी थी और इस शिप ने यूएस नेवी की टेंशन को खत्म कर दिया था। 1970 तक यूएस नेवी हाइड्रोफॉइल शिप के 4 प्रोटोटाइप्स बना चुकी थी। इन शिप्स में सबसे बड़ी शिप जो थी उसका नाम यूएस प्लेनव्यू था और इसका वेट 320 टन था। ये उस टाइम की सबसे ज़्यादा स्पीड में चलने वाली हाइड्रोफॉइल शिप थी। ये शिप सी में नॉर्मल शिप की तरह स्लो भी चल सकती थी, बट जब इसकी स्पीड इंक्रीज करना होता था तो इसके हाइड्रोलिक फॉइल्स को हाइड्रोलिक जैक्स की हेल्प से नीचे कर देते थे, जिससे कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसमें जो इंजन्स लगाए गए थे वो 14,000 हॉर्स पावर के इंजन थे। और बात करें इसके स्पीड की तो ये ओशंस और सी में 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। और प्लेन व्यू हाइड्रोफॉइल शिप में एक्स्ट्रा इंजन लगाने का ऑप्शन भी था, जिससे कि शिप की स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती थी। यूएस नेवी ने इन शिप्स को तैयार तो करवा लिया, बट इन 4 हाइड्रोफॉइल शिप की कंस्ट्रक्शन में 14 ईयर्स का टाइम लग गया, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम था। और इन शिप्स के तैयार होने तक अदर टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिससे कि सबमरीन्स को ढूंढकर हेलीकॉप्टर के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, जिससे कि हाइड्रोफॉइल शिप की ज़रूरत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और शिप का यूज़ ओनली पेट्रोलिंग के लिए होने लगा। साथ ही इन शिप्स के बेनिफिट से ज़्यादा डिसएडवांटेज थे। ये नॉर्मल शिप्स के कंपैरिजन में बहुत कम एफिशिएंट थी। मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी थिंग्स लोड करके नहीं ले जाया जा सकता था। इसका मतलब कि इसमें हैवी वेपन्स भी नहीं रखे जा सकते थे। ये नॉर्मल शिप्स से भी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती थी, जिससे कि इसे यूज़ करने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था।
इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1994 के बाद से यूएस नेवी ने इन सभी शिप्स को रिटायर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।